स्वास्थ्य हमारी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह रहते हैं, जबकि अपने शरीर के बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। अगर हम ज़रा भी जागरूक हों तो हमें पहले ही ये संकेत मिलने लगते हैं कि हमें कुछ हो रहा है, यानी हमारे शरीर में कोई व्याधि या कोई तकलीफ़ हो रही है। जब ऐसा अनुमान हो तो हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सही समय पे सही डॉक्टर के पास अगर हम चले जाएं तो कम समय में हमारा उपचार सफल हो जाता है। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, लेकिन कैसे, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जी.एस. सिन्हा। डॉक्टर जी.एस. सिन्हा, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो यही बताइए कि हमारे दर्शकों को कि हम कैसे स्वस्थ और निरोग रहें, क्या करें हम? हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और एक 6 से 7 घंटे की नींद का लेना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने व्यायाम की बात कही, तो ये शारीरिक व्यायाम कितने देर करना अनिवार्य है? कम से कम 30 से 45 मिनट प्रतिदिन करें और हफ्ते में 5 दिन तो अवश्य करें। कई बार हर दिन संभव नहीं हो पाता है। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सतर्क होते हैं और वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक व्यायाम करते हैं, तो क्या इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, अगर स्वस्थ है तो आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा, कोई बीमारियां नहीं, तब तो कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको बीमारियां हैं, एसोसिएटेड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, तब तो आपको डॉक्टर की सलाह से निश्चित समय के लिए ही करना चाहिए, जिससे कि सिस्टम पे बुरा प्रभाव ना पड़े। आपने कहा खान पान संतुलित हो, तो इससे क्या तात्पर्य है आपका, और दिन भर में हमें कितने बार भोजन लेना चाहिए और हमारे भोजन में किन तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है? संतुलित भोजन का मतलब हुआ कि कम से कम दिन में 4 बार का सुबह प्रातःकाल ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच का टाइम होता है, फिर शाम को भी एक स्नैक्स लेना चाहिए, रात के समय फिर भोजन लेना चाहिए जो बहुत रात्रि में नहीं होना चाहिए, 9 से 10 के पहले ही हो जाना चाहिए। और उसमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फल है, और इसमें पानी की मात्रा भी सफिशिएंट होनी चाहिए। 1.5 से 2 लीटर तो अवश्य लेना है, मैक्सिमम 2.5-3 लीटर। बहुत ज़्यादा बहुत लोग 5-6 लीटर पीते हैं, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि जितना शरीर की गुर्दे की छाने की कैपेसिटी, हृदय की काम करने की कैपेसिटी, ओवरलोड करेंगे तो शरीर में सूजन आएगी, पूरा निकल नहीं पाएगा। इसलिए हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। पानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन 3-3.5 लीटर से ज़्यादा लेना भी नुकसानदेह होगा। क्या ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि वृद्धावस्था में हमारा आहार थोड़ा कम हो जाता है? बिल्कुल, जो कि सारे ऑर्गन की वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, कम हो जाता है। और वो ऐसा भोजन होना चाहिए जो सुपाच्य हो। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे और ज़्यादा मांसाहारी हो या मिर्च मसाले वाली चीज़ें हों या गरिष्ठ चीज़ें हों तो वो उतने सिस्टम में वो पाचन शक्ति उतनी नहीं रह जाती है। इसलिए उसको थोड़ी मात्रा में लें और बार बार लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 से 5 बार ले सकते हैं। डॉक्टर सिन्हा, एक आम तौर से देखा गया है कि लोग रात में सोने से पहले गरम दूध हल्दी डाल के लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
नहीं, वो तो सुपाच्य भोज है और हल्दी डालना एंटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है। उसको लेने से कोई नुकसान नहीं होना है, फ़ायदा ही होना है, ले सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि कोई भी रोग होने से पहले अपने कुछ लक्षण देता है, कुछ संकेत मिलते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई परेशानी होने वाली है या हो गई है। तो ऐसे कुछ आम लक्षणों और ऐसे आम संकेतों, सिम्टम्स के बारे में और इन साइंस के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर सिन्हा, जैसे एक आम लोगों को तकलीफ़ होती है, सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द किन किन कारणों से हो सकता है और किस स्थिति में किस प्रकार से सिर दर्द होता है? सिर दर्द के तो बहुत से कारण हैं और सबसे कॉमन कारण जो है, कोई भी इन्फेक्शन शरीर में अगर होगा तो बुखार आएगा, बुखार के साथ सिर दर्द होगा। लेकिन जब भी सिर दर्द होगा उसके साथ और एसोसिएटेड किस सिस्टम का इन्फेक्शन है वो भी लक्षण उपस्थित रहेंगे। अगर हमको कोई भी बुखार है और उसके साथ सिर दर्द होगा, सिर दर्द के साथ चक्कर, उल्टी भी हो सकती है। दूसरा वजह हो सकती है कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसमें सिर दर्द होगा। मानसिक तनाव है, उसमें भी सिर दर्द है, एंग्जाइटी, टेंशन। और उसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन जो कि ब्रेन के अंदर होगा, जैसे एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, इस तरह के इन्फेक्शन होंगे तो सिर दर्द एकाएक होगा। पहले कुछ नहीं था, एकाएक सिर दर्द हुआ, बहुत तेज़ बुखार हुआ और उसके साथ इतना तेज़ दर्द हुआ कि उल्टी भी शुरू हो गई, गर्दन अकड़ गई। ये सबसे ख़राब लक्षण है, इसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। भले दवा तुरंत देने से आराम मिल जाए, फिर भी इसको तुरंत डॉक्टर के परामर्श में आना चाहिए, तुरंत जाँच कराना चाहिए। और सडन बहुत तेज़ एकाएक दर्द, अच्छे खासे बैठे थे, दर्द शुरू हो गया, पता चला ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया, कोई नस लीक कर गई, क्लॉटिंग हो गई, एकदम से उसमें पैरालिसिस के लक्षण आएंगे, बेहोशी के लक्षण आएंगे। ये दोनों ब्रेन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चोट जो होगी, किसी भी फॉर्म में बीमारी इस तरह की होगी, वो बहुत ख़तरनाक होगी। उसको तो तुरंत परामर्श करना है। और जो हल्के मुल्के सिर दर्द है वो दूसरी वजह से ब्रेन के अंदर कम सीरियस फॉर्म में एक दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, वो भी अटैक में होता है, लेकिन उसको माइग्रेन कहते हैं। उसमें टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, केवल लक्षण ही होता है मानसिक, और वो लक्षण किसी भी चीज़ से प्रेसिपिटेट हो सकता है। नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, कुछ खान पान में गड़बड़ी हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो एकाएक सिर दर्द होगा, उसके साथ चक्कर आएगा, उल्टी भी आएगी। लेकिन ये है कि ब्रेन में टेस्ट कराइए तो कुछ नहीं निकलता है। तो अक्सर ऐसा जो माइग्रेन वाला टेस्ट है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि माइग्रेन वाला दर्द ज़्यादातर आधे, इसीलिए अधसीसी या अध कपाली भी बोलते हैं इसको जी, तो इसके लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब डॉक्टर सिन्हा ने बताया एक साधारण सा कारण हो सकता है कि हो सकता है तनाव की वजह से आपको सिर दर्द हुआ हो, या एक बड़ा कारण न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है। इसलिए सिर दर्द को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, चिकित्सक से संपर्क ज़रूर करना चाहिए, इस बारे में भी हमें पता करना चाहिए। अब जैसे बुखार की बात है, बुखार बहुत तरह से बुखार आता है, तो किस तरह का ज्वर किस चीज़ का संकेत करता है? आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि बुखार का एक आप टेबल तैयार करिए कि कितने घंटे बाद, कितने निश्चित टाइम में कितना बुखार मापा गया। तो उसको बुखार का मापने के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं हमें बुखार है, नापते हैं तो बुखार नहीं आता है। बहुत इस तरह के पेशेंट बहुत आते हैं, साल भर से बुखार है, 2 साल से बुखार है, लेकिन थर्मामीटर लगाई तो उसमें नहीं आता है। वो महसूस करते हैं कि उनको बुखार है, तो वो सीरियसनेस नहीं है। अब थर्मामीटर में नापने के बाद अगर बुखार आ रहा है 99, 100 के ऊपर चल रहा है, किसी का लो ग्रेड फीवर होता है, कुछ लोगों का बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, और कंटिन्यूस फीवर होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है। ये इस तरह का पैटर्न जो मिलता है, डायरेनल वेरिएशन, सुबह हुआ, दिन में 2 बार चढ़ा, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, तो उससे हम लोगों को कुछ बीमारियों का संकेत मिल जाता है कि इस जैसे कोई बुखार एकदम ठीक ठाक थे, एकाएक बहुत तेज़ जाड़ा लगा, इतना जाड़ा कि रजाई कंबल सब ओढ़ना पड़ गया और बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। उसके बाद पसीना बहुत ज़्यादा आया और उसके 1-2 घंटे बाद उतर गया, चाहे दवाई दीजिए चाहे नहीं दीजिए। तो और फिर आज ठीक रहा, एकदम कुछ नहीं हुआ है, कल पता चला ठीक थे, परसों फिर हो गया, उसी समय पे एकदम वैसे ही आया।
तो सिंपल लक्षण से और बुखार की चार्टिंग से ही पता चल गया कि हमें मलेरिया बुखार है। उसी तरह से उसके साथ बुखार के साथ और लक्षण अगर आ गए, पेशाब में जलन बहुत तेज़ हो रही है, रुक रुक के हो रही, तो सिंपल लक्षण है कि बहुत तेज़ बुखार आएगा, एकाएक आएगा, यूरिन इन्फेक्शन है। तो इस तरह से काफ़ी अंदाज़ा लगा। और एक जो होता है एग्जामिनेशन फीवर। एग्जामिनेशन फीवर में एक्चुअल फीवर तो नहीं रहता है, एंग्जाइटी से आदमी एकदम फ्लश्ड आउट हो जाता है, टेंशन से स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, मरीज़ को लगता है कि धड़कन, घबराहट, बार बार पेशाब जाना, वो कहता है कि हमको बहुत बुखार हो गया, लेकिन थर्मामीटर में बुखार तो नहीं आता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर जब बुखार होता है तो लोग नहाना छोड़ देते हैं और भोजन भी बहुत कम लेते हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उसके लिए? नहीं, नहाना जिस समय बुखार चढ़ा हुआ उस समय नहाने में तो ठंड लगेगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक्चुअली बुखार 24 घंटे तो नहीं चढ़ा रहेगा। जब बुखार चाहे दवा से उतर गया चाहे अपने आप उतरा है, उस समय तो आपको स्पंज करने ही करना है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा समय के लिए पानी डालिए, पोंछिए, क्योंकि सारा बुखार के समय स्वेटिंग ज़्यादा होती है और उस समय सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं शरीर के और उनसे आपको इरिटेशन होता है स्किन में, तो नहा के साफ़ रखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं नहा रहे हैं तो स्पंज कर लीजिए। वो ना नहाना अच्छा लक्षण तो नहीं है, उससे हल्कापन नहीं आ पाता है। जैसे खांसी है, कुछ लोगों को कफ के साथ खांसी आती है, कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है खांसी, तो वो उनके क्या कारण हो सकते हैं? अब खांसी आना तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम माने सांस की नली से रिलेटेड लक्षण है। अब एकाएक बहुत अटैक में खांसी आना और बहुत ज़्यादा खांसी आना जिसमें बलगम नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि उसको इरिटेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसमें कोई, और इरिटेशन का कॉज सिंपल टोबैको है, स्मोकिंग है, इस तरह की चीज़ें, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन इरिटेशन की वजह है। तो एक तो वो हो गया, दूसरा कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया गले में, जुकाम खांसी के साथ मिला हुआ, उसके साथ एसोसिएटेड लक्षण भी हो गए, गले में दर्द भी हो रहा है, खुजली भी हो रही है, तो वो तो वायरल के फेवर में जाता है। गले में टॉन्सिल हो गया है, उसमें दर्द हो रहा है, निगलने में भी दर्द हो रहा है, लेकिन खांसी भी आ रही है, ये भी यूजुअली ड्राई ही रहता है। लेकिन जब उसके नीचे जाते हैं, सांस की नली होती है, ट्रैकिया होती है, ब्रांकाई है, उसमें इन्फेक्शन होगा तो सिक्रीशंस ज़्यादा बनेंगे, इसलिए बलगम निकलने लगता है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और उसके बाद अंदर जाने पे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको निमोनिया बोलते हैं, उसमें तो बलगम जम ही जाता है, तो बलगम बहुत निकलता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी एलर्जी की वजह से भी ऐसा होता है, लंबे समय तक खांसी होती है। ड्राई कफ आता है, उसमें ज़्यादातर इरिटेशन ही होगा, लेकिन पेशेंट को उसके साथ और लक्षण मिलेंगे कि जब भी एक्सपोजर होगा उस चीज़ से, धूल से, धुएँ से, फ्यूम से, किचन में जो गया लेडीज़ उनको कुछ काम कर रही है, इरिटेंट जो निकलता है छौंकते समय, तो उसमें कुछ ना कुछ वजह रहेगी कि इससे एलर्जी होगी। कुछ लोग पेट्स पाले रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बर्ड्स हैं, उनको जब भी टच करेंगे उनके फर से निकलते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है, शुरू खांसने लगते हैं। तो इस तरह की उसमें कुछ ना कुछ वजह दिखाई पड़ती है। तो डॉक्टर सिन्हा, जैसे लोग कभी कभी हल्का सा भी अगर छाती में दर्द हो गया तो सीधे सोचते हैं कि बस हार्ट अटैक होने वाला है या हो गया है, तो किस तरह का दर्द हो तो हम ऐसा समझे, और एसिडिटी की वजह से दर्द होता है तो वो कैसा होता है, इस बारे में थोड़ी। सीने में दर्द हुआ, एकदम ठीक ठाक बैठे हुए हैं और एकदम से एकाएक अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सीने के बीचों बीच, और दर्द के साथ साथ उसको पसीना अनप्रोपोर्शनेट कि एक जो होना होता है थोड़ा बहुत पसीना, बहुत ढेर सारा पसीना के कपड़े भीग गए, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, धड़कन भी शुरू हो गई, एकदम चक्कर आने लग गया, बेहोशी आने लग रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और उसके पास अगर हिस्ट्री है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की कोई बीमारी है, तब तो हार्ट अटैक के लक्षण पूरे हैं। और वो दर्द अगर लोग सीने से हट के बाएं हाथ में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, गर्दन में जा रहा है, ये तो और इंडिकेशन मिलता है कि इसको हार्ट की ही प्रॉब्लम है, तुरंत दिखाना चाहिए इसको। और सीने में दर्द के और बहुत सी वजह है, फेफड़ा होता है, वहाँ पर अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है,
कोई चोट लगी है, कोई फॉरेन बॉडी है, फेफड़े में पानी भर गया है, फेफड़े में निमोनिया हो गया है, तो उसमें भी चेस्ट पेन होगा, लेकिन उसके साथ वो तुरंत नहीं होता। यूजुअली तुरंत वाला चेस्ट पेन तभी होता है जब कोई फेफड़े में कोई ऐसी फॉरेन चीज़ हुई कि सडन खांसी आई और फेफड़ा फट गया, तो न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। वही एक ऐसी फेफड़े की बीमारी जिसमें कि तुरंत सीने में दर्द होगा और एकदम से सांस फूलना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज हार्ट का जो होगा उसमें सांस फूलना दूसरी तरह का होता है, उसमें दर्द के साथ साथ पसीना आना और धड़कन होना और इस तरह के लक्षण ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से डॉक्टर साहब कई लोगों को बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत, तो ये क्या किसी रोग का लक्षण है एसिडिटी? रोग का भी लक्षण है और खान पान की गड़बड़ी से भी होता है। अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया या गरिष्ठ भोजन खा लिया या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले लिया, तंबाकू ज़्यादा यूज़ कर लिया, इस तरह की चीज़ें जो कि इरिटेंट है, जो एसिडिटी बढ़ाती हैं, अचार, खटाई, मसाले वाली चीज़ें जितनी है, अगर आपने एक्सेस में लिया, सब चीज़ लिमिट संतुलित लेंगे तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा होने पे पेट का तनाव बढ़ता है, एसिड ज़्यादा बनती है और वो एसिड नीचे की तरफ जाना चाहिए। वो अगर वो रिफ्लक्स हो रही, ऊपर की तरफ आई, सीने की तरफ, खाने के नली में आई, तब तो एकदम हार्ट के दर्द से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग गैस से कन्फ्यूज़ होके कई बार हार्ट की बीमारी को भी भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको रूल आउट करने के लिए, जहाँ ओवरलैप हो रहा है कि हार्ट का पेन है कि एसिडिटी का पेन है, उसको ज़्यादातर ईसीजी करने से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। एक टेस्ट से काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन जब पेट में एसिडिटी का लक्षण होगा तो जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना, इस तरह के पेट से संबंधित लक्षण ज़्यादा होंगे बशर्ते कि हार्ट से संबंधित लक्षण। इसी तरह जैसे पेट में दर्द, कभी कभी बच्चे वैसे ही कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, बड़े लोगों को कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है एकदम से, अचानक से, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, कभी बीच में। तो ये किस रोग का लक्षण है और कैसा पेट दर्द का? पेट में दर्द होना भी दो तरह का है। एक तो एकदम ठीक ठाक बैठे, एकदम से बहुत तेज़ दर्द उठ गया, तो इसको कोलिक बोलते हैं, कोलिक की पेन। अब कोलिक का मतलब है पेट में अंग है, गाल ब्लैडर है, उसमें स्टोन हो, गुर्दे हैं उसमें स्टोन हो, या यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ स्टोन हो। कॉमन कॉज स्टोन होता है जो कि साइलेंट पड़ा रहता है, लेकिन जब वो कुछ खान पान में गड़बड़ी होती है या जब स्टोन मूव करके फंस जाता है जाके, तब एकाएक पेन, बहुत बर्दाश्त के बाहर वाला पेन होता है, तो इसको कोलिक बोलते हैं। दूसरा पेट का दर्द होता है कि आपको पेट में अल्सर है तो उस तरह का दर्द होगा, वो खाली पेट ज़्यादा होगा, खाने से कुछ आराम मिलेगा, रात के समय ज़्यादा होगा, सबसे लक्षण वो हो गया। तीसरा कोई भी इन्फेक्शन है पेट में, फूड पॉइजनिंग हो गई, उसमें भी पेट दर्द होगा, उसके साथ लेकिन उल्टी भी होगी, लूज मोशन भी होगा, और कोई इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई, उल्टी भी हो रही, लैट्रिन भी हो रही, बुखार भी आ रहा है, तो उसमें भी पेट में दर्द होगा। और बहुत सी, मान लिया आंतों में कोई रुकावट हो गई, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, इसमें भी बड़ा एकाएक बहुत तेज़ दर्द होता है, पेट फूलता है और लैट्रिन बंद हो जाती है, तो उल्टी शुरू हो जाती है, चूँकि नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऊपर से निकलने लगता है। तीसरा होता है कि कोई आंत में अल्सर था और वो एकाएक फट गया, तो पेशेंट तो अच्छा खासा गैस की लक्षण तो बता रहा था, एक दिन एकाएक उसको भयानक पेट में दर्द शुरू हुआ, जो कि आराम ही नहीं मिल रहा है, किसी सुई दवाई से पता चला आंत में परफोरेशन हो गया। तो इस तरह की एक्यूट प्रॉब्लम भी आती है, तो एक्यूट वाले में डॉक्टर से मिलिए, तुरंत टेस्ट कराइए, तुरंत पता चलता है और इलाज भी होता है। बिना इलाज के वो ठीक नहीं हो सकता, उसको इग्नोर ना करें। ये आपने बताया एक कारण जो सबसे कॉमन है कि गॉल ब्लैडर में पेन, पथरी होने की वजह से लोग अक्सर सोचते हैं दर्द हुआ यानी एपेंडिसाइटिस हो गई है, और डॉक्टर शल्य चिकित्सक के पास जाएंगे, खुद ही डायग्नोसिस भी कर लेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे अपेंडिक्स निकाल दीजिए। अपेंडिक्स तो एक प्रॉब्लम है, वो भी आंत का एक हिस्सा है और उसकी जगह फिक्स है। दाहिने तरफ पेट में निचले हिस्से में सबसे किनारे, जिसको राइट इलेक फोसा कहते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा अंग, बड़ी आंत का छोटा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन आंतों में होगा, वो इन्फेक्शन अपेंडिक्स में अगर चला गया, एंट्री हो गई, तो वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है। उसमें एकाएक पेट में दर्द उठता है, लेकिन उसकी जगह पहले तो ऊपर अपडामन में रहती है, लेकिन 4-6 घंटे के अंदर वो जाके फिक्स हो जाता है राइट साइड में नीचे की तरफ। तो ये टिपिकल लक्षण, दर्द उठा ऊपरी एब्डामन में और उसके बाद वहाँ चला गया, लेकिन केवल दर्द के साथ, चूँकि इन्फेक्शन है
तो उसके साथ साथ बुखार भी होगा, उसके साथ साथ उल्टी भी होगी और लोकलाइज पेन हो जाएगा राइट साइड लोअर एब्डामेन में। तो अब वो उसको कंफर्म करने के लिए एग्जामिन करते हैं डॉक्टर, फिजिकल एग्जामिनेशन से वहाँ प्रेस करेंगे तो बड़ा सीवियर पेन होता है, और कहीं प्रेस करिए कुछ नहीं होगा। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर गाल ब्लैडर स्टोन है तो वो दाहिने तरफ ही होगा लेकिन ऊपरी हिस्से में होगा, इतना फ़र्क है। मतलब ये है कि अगर दर्द हो रहा है तो आप पेट दर्द की दवा ना ले लें, बल्कि आप फिजिशियन को दिखाएं। फिजिशियन रूल आउट करेंगे कि आपको क्या तकलीफ़ है, जो परीक्षण कराने होंगे वो। और अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आपके पास इतने टूल्स हैं, आपके पास अल्ट्रासाउंड हो गया है, आपके पास सीटी स्कैन हो गया, सब कुछ तो सुविधाएं हो गई हैं डायग्नोसिस की। डॉक्टर साहब, कुछ मरीज होते हैं लगातार उनको हिचकी आती रहती है और वो सोचते हैं कि ज़रूर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मुझे हिचकी आ रही है। तो हिचकी आने का क्या कारण हो सकता है? हिचकी आना का मतलब ये होता है कि पेट, सीने और पेट के बीच में एक झिल्ली होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। उस डायफ्राम के राइट साइड में लीवर होता है, बाएं तरफ स्प्लीन होती है, और बीच के हिस्से से जो छेद होता है वहाँ से खाने की नली पास होती है जो इसोफेगस स्टमक से जुड़ती है। वहाँ एक होल होता है, उसके थ्रू हार्ट की भी एओर्टा जाता है, उसके थ्रू सांस की नली भी जाती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर अगर खाने की नली के नीचे स्टमक में ओवरलोड होगा तो वो डायफ्राम को इरिटेट करेगा और वो चीज़ें नीचे ना पास होकर अगर ऊपर जाएंगी तो डायफ्रामेटिक इरिटेशन होने की वजह से हिचकी आने लगती है। यहाँ पर वजह देखना पड़ेगा क्या वजह है, और वजह का इलाज करेंगे तुरंत आराम मिलेगा। अच्छा, मतलब हिचकी भी कोई अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन किसी बीमारी का लक्षण है। अंत में हम डॉक्टर सिन्हा आपसे ये जानना चाहेंगे, एक स्वस्थ आदमी को कितने अंतराल पे जांच करानी चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए? स्वस्थ आदमी को अगर कोई लक्षण नहीं हो रहा है तो 1 साल या 2 साल में एक बार जनरल चेकअप कराना चाहिए। और उस चेकअप का मतलब ये नहीं है कि केवल आजकल जो पब्लिक में है कि पैथोलॉजी लैब में गए, होल बॉडी चेकअप का उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, ब्लड निकाला और उससे 50-70 चेक हो गए और वो होल बॉडी चेकअप मरीज सोचता है कि यही सब कुछ है। केवल ब्लड चेकअप से आपका पूरी बीमारियों का पता नहीं चल सकता है। बहुत सी चीज़ें जो लक्षण नहीं दे रही वो तो पता चल सकता है, लेकिन होल बॉडी चेकअप का मतलब होता है कि डॉक्टर से जांच कराए जो संरचना में, शरीर की संरचना में जो बीमारियां हैं वो आला लगा के देखेगा। हार्ट की बीमारी है, स्टेथो से लंग्स की बीमारी पता चलेगी, पेट की बीमारी पता चलेगी, हाथ लीवर बढ़ा हुआ है, किडनी बढ़ी है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, एग्जामिनेशन से पता चलेगा एनीमिया है कि जॉन्डिस हो रही है ना। तो बहुत सी चीज़ें डॉक्टर के एग्जामिनेशन से पता चलती है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई लक्षण, संकेत आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं तो आप चुपचाप ना बैठें, उनकी उपेक्षा ना करें, बल्कि आप फिजिशियन के पास जाएं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए फिजिशियन से 1-2 साल में एक बार चिकित्सा जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपकी बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको अभी किसी रोग या किसी व्याधि से आप ग्रस्त नहीं हुए हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपने बहुत जानकारियाँ दी जिससे कि हमारी काफ़ी मिथ्या धारणाएं दूर होंगी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा।